हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि हमने अपने चैनल पर हिंदी व्याकरण पढ़ाना शुरू कर रखा है, आप सभी के कमेंट मेरे पास काफ़ी सारे आए थे क्योंकि TGT, PGT और PRT एस्टेट जो है 26 और 27 जुलाई को होना निश्चित हुआ है। तो उसी के लिए हमने हिंदी व्याकरण शुरू कर रखा है और श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हम पढ़ रहे हैं। इसका पार्ट 1 जो है मैंने डाल दिया है और इससे ये हैश करके मैंने 4 डाल रखा है थंबनेल पर। इसका मतलब ये चौथी वीडियो है। और इससे पहले की वीडियो जो 3 मैंने डाली थी उसमें मैंने वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ाया और वाच्य पढ़े, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। तो अभी जो मैंने हिंदी व्याकरण स्टार्ट किया है उसकी वीडियो नंबर 4 है। लेकिन ये सारी जो वीडियोस हैं ये भी जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है संपूर्ण हिंदी व्याकरण सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इस नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसी में मैं ये वीडियो भी ऐड करती जा रही हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले वाला जो पार्ट 1 था उसमें मैंने श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पढ़ाने शुरू कर दिए थे। तो एक बार थोड़ा सा आपको बताऊंगी, हो सकता है कोई न्यू स्टूडेंट आज की वीडियो से ही जुड़े, इस वीडियो से जुड़े। तो जो इस वीडियो से जुड़ता है उसे मैं ये कहूँगी कि इसका पार्ट 1 वो ज़रूर देख ले। तो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द जो है 4 शब्दों से मिलकर बना है, श्रुति प्लस सम प्लस भिन्न प्लस अर्थ। तो श्रुति का मतलब है जो सुनने में, सम मतलब बराबर, भिन्न का मतलब अलग अलग। जो शब्द सुनने में तो एक जैसे हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न है, उसे हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। बाकी डिटेल से मैंने सभी से पहले वाली वीडियो में पढ़ा दिया था। तो आपको एस्टेट में ये हमने यहाँ तक कर लिए थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ना ये मैं लेकर आई हूँ। यहाँ से इस बुक से अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपका प्रश्न फिर गलत नहीं होगा और आपको एक ही बुक पर विश्वास करके चलना होगा, क्योंकि जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हैं, ये आप जितनी भी बुक लेंगे ना सभी बुक में आपको अलग अलग एक आध अक्षर जो है मतलब शब्द हैं, कुछ जोड़े जो हैं इनके श्रुति संभिन्नार्थक के आपको अलग अलग में मिल सकते हैं। लेकिन ये तो है नहीं कि आप एक एक के पीछे सभी किताबों में पढ़ते हुए घूमेंगे। तो एक पर आप विश्वास रखें, मेरी तरह यही ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने फॉलो की थी। और यहीं से TGT, PGT एस्टेट में सारे प्रश्न श्रुति संभिन्नार्थक के आए हुए हैं, ये मैंने वीडियोज़ में बनाकर भी डाल रखा है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और आज की जो वीडियो है ये महत्वपूर्ण रहने वाली है TGT, PGT एस्टेट वालों के लिए, CET के लिए और HPSC ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस दिया है उसमें भी संपूर्ण हिंदी व्याकरण दिया हुआ है। तो जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं जहां पर हिंदी व्याकरण पूछा जाता है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब यहाँ तक मैंने इस वीडियो में पढ़ा दिया था कपिश और कपीस, कपिश, ये यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब फिर से इस वीडियो में बता देती हूँ कि अगर आप शब्दों का उच्चारण अच्छे से कर लेते हैं तो शब्द का अर्थ पहचानने में आपको आसानी होगी, क्योंकि ऑप्शन आपके पेपर में दिए हुए होंगे और आप आसानी से उसे टिक कर पाएंगे। तो शब्दों का उच्चारण ऐसे अच्छे से करना है। सबसे पहले पेपर में आपके जो प्रश्न आए उस प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उसका उच्चारण करना है। फिर जो 4 ऑप्शन है उसको ध्यान में रखकर आपको उसका अर्थ निकालना है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको ऑप्शन टिक करना है। अब देखो, ये 2 शब्द दिए गए हैं देखने में, और अगर आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो अधिकतर तो मुझे पता है कि हिंदी जो है ना 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अशुद्ध पढ़ देते हैं हिंदी को जल्दबाजी में देखकर और फिर कहेंगे जल्दबाजी में पढ़ दिया था। तो कटिबंध और कटिबद्ध दोनों में अंतर है। अगर इनका उच्चारण आप अच्छे से करते हैं तो कटिबंध, बंद मतलब बांधना, आप इससे याद रख सकते हैं, और बांधते किसको हैं, ये कमरबंद। तो इसका थोड़ा सा मैं हिंट के तरीके से बता रही हूँ। कटी मतलब कमर, कमर में बांधने वाला, तो कटिबंध हो गया। और यह है कटिबद्ध, बद्ध का मतलब होता है तैयार रहना, तत्पर रहना किसी भी काम के लिए, युद्ध के लिए, पढ़ने के लिए, किसी भी काम के लिए। तो कटिबद्ध का मतलब है तैयार या तत्पर। तो ये इम्पोर्टेंट है, दोनों ही शब्द जो हैं आपको याद रखना है। फिर मैंने वही बताया था कि आपको सभी पर इतना समय नहीं देना है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये टॉपिक मेरा अच्छे से मतलब क्लियर हो जाए, अच्छे से लर्न हो जाए, तो आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था
कि अपने पेन कॉपी पास में रखें, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इन्हें उतारते जाएं, अपने नोट करते जाएं नोटबुक में। उसके बाद आप एक बार फिर से रिवाइज़ करें नेक्स्ट डे, और उससे अगले दिन आप इन शब्दों को लिख लें और उसका अर्थ फिर आप बिना देखे लिखें, तो आपका टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, आपको रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले शब्द हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं, एक में श है, मूर्धन्य श है, दूसरे में दंती स है। दोनों का ध्यान रखना है, चषक और ये चषक, बस ऐसे ही पढ़ना है आपको। तो चषक का ये जो चषक दिया हुआ है ये है प्याला, और जो चषक है लत, मतलब ये चषक जो है चाय की भी हो सकती है, दारू की भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। और जो चषक है वो क्या है, प्याला। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट शब्द हैं, दोनों का अर्थ जो है आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऑप्शन टिक कर पाएंगे। दूसरा देखना है, आगे है जलद और जलज, इसमें भी एक ही वर्ण का डिफरेंस है, इसीलिए इनको श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जलद मतलब, अब इनको देखो, तोड़ के देखो, ये मैं आपको हमेशा के लिए आपके काम आएंगे, ये पर्यायवाची शब्दों में भी काम आएंगे। जैसे कि ये क्या है, जल प्लस द, तो मतलब द का मतलब देने वाला, तो जल के साथ जिसका में भी द जुड़ा हुआ हो तो आप समझ जाएं कि वो बादल का पर्यायवाची है, क्योंकि बादल हमें पानी देते हैं। उसके बाद जल प्लस अगर जय है तो ये जय का मतलब है जन्म, तो जल में जिसका जन्म होता है तो वो आप सभी को पता है कि ये कमल है। तो जहाँ पर भी जल के पर्यायवाची के साथ अगर आपको जय मिले तो समझ जाएं वो कमल के पर्यायवाची हैं। अगर जल के पर्यायवाची के साथ दय मिले आपको लास्ट में तो समझ जाए वो बादल का पर्यायवाची है। तो ऐसे आपको एक दूसरे से बातें ऐसे समझ के चलेंगे तो पर्यायवाची भी आपके हो जाएंगे, काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो जलद का मतलब है बादल, अब आप समझ ही गए होंगे, दै से देने वाला, जैसे जन्म लेने वाला, तो जल में जो जन्म लेता है उसे कमल। ठीक है, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है दोनों, इसमें रै पे एक पे ऊ की मात्रा नहीं है, ये तरणी है, इसका उच्चारण करेंगे हम तरणी, और दूसरा जो है तरुणी, ये है तरुणी। तो ऐसे आपको उच्चारण अच्छे से करना है। फिर देखना, तरणी का मतलब है नाव, यहाँ पर आपको साथ साथ पर्यायवाची भी याद हो रही हैं। तो तरणी का मतलब है हमें तारता कौन है, नाव, नाव हमें एक तरफ से ले जाकर दूसरी तरफ उतारती है, ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो ये तरणी, तरणी का मतलब नाव, और तरुणी का मतलब है तरुण, जो अवस्था होती है उसी से ये तरुणी बना है, और इसी का अर्थ होगा युवती। तो इस तरीके से समझने से शब्द जो है ना आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है दूत और द्यूत, इन दोनों में देखें तो अंतर बहुत ही कम है। दूत, दूत भेजते थे पहले वाले समय में, आपने रामायण महाभारत या कुछ और भी अगर इस तरीके के नाटक देखे हैं तो उसमें दूत भेजते थे राजा के पास, दूत जाते थे। तो दूत का मतलब है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, दूत का मतलब है प्रतिनिधि, और द्युत का मतलब है ये जुआ, जैसे कि महाभारत में आपने सुना होगा द्युत क्रीड़ा, द्युत क्रीड़ा, तो उसमें है ये, उसका मतलब है जुआ, जो कि किसने खेला था, युधिष्ठिर ने। ठीक है, नेक्स्ट है दीप और द्वीप, दोनों में अंतर है, दोनों का उच्चारण आपको अच्छे से करना है। दीप और द्वीप, तो इसके द के नीचे वह लगा हुआ है। ठीक है, तो दीप का मतलब है दीपक, ये तो आप समझ ही जाएंगे, दीपक में भी द बड़ी ई की मात्रा आती है और दीप में भी बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ तो आप कंफ्यूज हो गए ही नहीं। और द्वीप का मतलब होता है टापू, ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, इसे आपको याद कर लेना है। बढ़ते हैं हम अगले पेज की तरफ, और ये हमारे अभी तो काफ़ी सारे हैं, 2-3 वीडियो में ही हमारे ये संपूर्ण हो पाएंगे, तो लेकिन हम 20-25 एक एक वीडियो में करेंगे तो फिर ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है, तो दोस्तों एक बार बीच में ही आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आजकल अगर हरियाणा की भी बात करूँ तो सीईटी का एग्ज़ाम पास में है, स्टेट पास में है, और कोई भी बच्चा जो है ऐसा नहीं है जो हिंदी व्याकरण की तैयारी ना कर रहा हो। तो वीडियो को बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे ही मैंने श्रुति संभिन्नार्थक के पहला पार्ट डाला था, काफ़ी सारे अच्छे कमेंट मेरे पास आए थे और काफ़ी अच्छा लगा था, आप लोगों ने कमेंट करके भी
बताया कि आप नेक्स्ट जो टॉपिक है कौन सा पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे मुझे अच्छा लगता है। तो आप फिर से कमेंट करें जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, और जो कमेंट आपने कर दिए हैं वो टॉपिक मेरे नोटिस में हैं, मैं एक एक करके वीडियो डाल दूँगी। आगे चलते हैं। दीवा, ये कुछ मैंने पेन से लिख रखे हैं तो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले निशान और निशान, ये ध्यान में सारी बातें साथ इसलिए बता के चलती हूँ, हो सकता है किसी वर्ण का उच्चारण स्थान आपसे पूछ ले, तो ये जो स है सरला वाला स, ये दंती स होता है, इसका उच्चारण दंत से होता है, और जो ये शलगम वाला श है ये तालव्य श है। तो इसलिए मैं हर बार बताती हूँ, तो इसका उच्चारण आपको तालु से करना है और उसका उच्चारण आपको दंत से करना है। तो निशान और निशान, तो निशान का मतलब होता है चिन्ह, और आप ऐसे देशी भाषा में इसे बोल सकते हैं, कहते हैं अरे निशान लगा ले, तो मतलब चिन्ह लगा लो, ठीक है। और निशान का मतलब है ध्वज, ठीक, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है। नेक्स्ट है मणि और मणि, तो एक में छोटी ई की मात्रा है और एक में बड़ी ई की मात्रा है। अब आपको इसकी भी मैं एक आसान सी ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि पेपर में इन चीज़ों में हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, और हर चीज़ अब रटोगे तो कैसे कि मणि मणि दोनों ही मणि हैं, लेकिन उच्चारण में अंतर है, एक में छोटी ई की मात्रा है और एक में बड़ी ई की मात्रा है। तो बड़ी ई की मात्रा मणि मतलब बड़ी ई की मात्रा है, और बड़ी ई की मात्रा जिस पर लगी हुई है वो मणि होता है सर्प, और जो मणि है जिस पे छोटी ई की मात्रा है वो है रतन, और रतन जो होता है ये बिल्कुल छोटा सा ही होता है, बड़ा रतन खरीदने की औकात नहीं होती है। इस तरीके से आप इसकी ट्रिक रख सकते हैं। और जो बड़ी जिस पे मणि पर बड़ी ई की मात्रा है, सर्प जो है बड़ा होता है, लंबा होता है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। इसी तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने जो अक्षर थे जिसके ट्रिक बन सकती थी उसकी ट्रिक मैंने बताई है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें भी आपको छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का ही अंतर दिखाई दे रहा है सिर्फ। तो दीवा का मतलब एक दीवा और एक दीवा, दीवा और दीवा, इसमें दीवा का मतलब इसमें छोटी ई की मात्रा है और दीवा ये बड़ी ई की मात्रा है। अब दीवा, इसको कैसे याद रखेंगे, दीवा मतलब दिन, तो दिन में भी छोटी ई की मात्रा है, और दीवा इसमें ये मतलब दिया, अरे दीवा जला दो, तो बोलने में उच्चारण करके ही आपको थोड़ा सा इसमें समझ आएगा, इसमें आपकी कोई ट्रिक नहीं है, बस याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट दोनों शब्द हैं जो दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं, जैसे दारू, दारू और दारू। अब इनमें से एक छोटे ऊ की मात्रा है, एक जैसे कि सभी में ये छोटे ऊ की होती है और ये बड़े ऊ की होती है। तो ये यहाँ पर भी एक रै में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक रै में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आप रै की मात्रा छोटे ऊ और बड़े ऊ में कंफ्यूज होते हैं तो मैं इसकी भी एक आपको ट्रिक बता देती हूँ। देखो हमारे हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण है ना, सभी में छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगती है और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, लेकिन रै में ऊ की मात्रा बीच में लगती है। तो आपको ट्रिक ऐसे रखनी है कि जैसे कि बड़े ऊ की मात्रा तो ऐसे ही लग रही है जैसे सभी वर्णों में लगती थी। तो मतलब बड़े ने ऐसे कहा कि मैं तो नहीं बदलूंगा, दो भाई हैं, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़े ने कहा कि मैं तो जैसे सब चलते आ रहे हैं मैं तो वैसे ही अपनी मात्रा लगाऊंगा। बड़ा भाई बोला मैं तो नहीं बदलूंगा, तो बदलना किसको पड़ा, छोटे को बदलना पड़ा। तो ये ऐसे जो रै पे लगी हुई है ये छोटे ऊ की मात्रा है और ये कौन सी है, बड़े ऊ की मात्रा है। तो दोनों में इतना ही अंतर है। तो दारू ये छोटे ऊ की मात्रा है और दारू ये बड़े ऊ की मात्रा है। तो दारू का मतलब ये यहाँ पर यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है, इसका मतलब है लकड़ी, आपको याद करना पड़ेगा। और दारू ये बड़े ऊ की मात्रा है, इसका मतलब है शराब। बड़े आप ट्रिक ऐसे कर सकते हैं, लकड़ी कौन बेचता है, जो छोटे आदमी होते हैं। देखो छोटा तो नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं एज ए ट्रिक आपको बता रही हूँ कि छोटे जो लोग होते हैं या गरीब जो लोग होते हैं वो लकड़ी बेचते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं वो शराब पीते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसकी मात्रा से। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। देव और दैव दोनों ही शब्दों में आपको अंतर देखना है। तो अगला शब्द है, जैसे पेयर मैं इसलिए बोलती हूँ कि आपको दो तरीके से दो शब्द आपको इस तरीके से पेपर में मिलेंगे, जैसे देव और दैव। तो देव
सभी को पता है देवता, देवता में भी देव है शुरू में, उसके पीछे ता उपसर्ग लगा, ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो देव का मतलब देवता, और दैव का मतलब होता है भागे। दैव दैव पुकारे, ये उसमें भी आता है ना जो हमारा। तो दैव का मतलब है भागे, ये याद रखना है। नियत और नियति, अगला पेयर है नियत और नियति। दोनों कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें हम ट्रिक नहीं बता सकते, सिर्फ आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो नियत समय पर आपको दिल्ली पहुंच जाना है, ऐसे ना शब्दों का आप वाक्य बनाकर देखें। अगर आप वाक्य तभी बनाएंगे जब आपको शब्द का अर्थ पता है। तो नियत का मतलब है निश्चित या तय स्थान। मैंने बताया कि आपको नियत समय पर दिल्ली पहुंच जाना है, यानी कि निश्चित समय पर आपको, या तय समय पर, या निर्धारित समय पर आपको दिल्ली पहुंच जाना है। तो नियत का मतलब होता है निश्चित या तय, और नियति का मतलब होता है भाग्य। ध्यान रखना, दैव का मतलब भी मैंने भाग्य ही बताया है, और नियति का मतलब ही भाग्य है। उसके बाद थोड़ा सा आसान है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और पेपर में भी इस तरीके के तो खैर नहीं आते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। नगर, नगर आप सभी को पता है शहर को कहते हैं। ऐसे शब्दों पर हम ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे। और उसके बाद नागर मतलब होता है शहरी। नगर शहर, और नगर में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, नागर, यानी कि शहरी। ठीक है, शहरी, दोनों को याद रखना है। उसके बाद है निश्चल और निश्चल, इसमें च है, उच्चारण अच्छे से करना है, और इसमें छ छाता है। निश्चल और निश्चल, छल मतलब छल कपट, और जिसमें छल कपट नहीं है वो निश्चल, और इसका मतलब है छल रहित। तो निश्चल का मतलब छल रहित, और निश्चल, चल 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 का मतलब चलने वाला, और निश्चल जो न चले, यानी कि जो अडिग रहे, डटा रहे अपने प्रण पर, अपनी प्रतिज्ञा पर। तो निश्चल का मतलब है अडिग, और निश्चल का मतलब है छल रहित। आगे बढ़ते हैं। नीरद और नीरज, दोनों मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ। नीर का मतलब ये पानी का पर्यायवाची है, एक के साथ दै जुड़ा हुआ है, तो दै का किसका पर्यायवाची है, ये बादल का। तो नीरद का मतलब बादल, और नीरज का मतलब क्या हुआ, कमल है। तो ये मैं पहले ही समझा चुकी थी, इस पर हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। उसके बाद है नारी और नाड़ी। नारी का मतलब ये भी आप सभी को पता है, स्त्री। तो मैंने कहा था जिन शब्दों का आपको पता है, हमेशा पता रहता है, चाहे आप उसे रिवाइज करें या ना करें, तो उस पर आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। लेकिन जो आप नया पढ़ रही हैं और पहली बार पढ़ रही हैं, उसको आपको 2-3 बार ज़रूर पढ़ना है। तो नाड़ी का मतलब है नवज, कहते हैं ना नाड़िया वैद्य के पास दिखाने गए थे बुखार को हम। तो मैं इस ऐसे शब्द इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ज़्यादातर हरियाणा के बच्चे ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आम बोलचाल में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि चीज़ें हमेशा याद रह जाती हैं। नाड़ी मतलब नबज, और नारी का मतलब स्त्री। नेक्स्ट है निशान और निशान, ये मैं बता चुकी हूँ, ऊपर मैंने बता दिए थे दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और ये इम्पोर्टेंट है दोनों, और यहाँ से पेपर में भी पूछे जाते हैं। लगातार जो आपको 4 शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये चारों इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, परुष और पुरुष, दोनों का उच्चारण अच्छे से करना है, परुष और पुरुष। तो ये दोनों में ही मूर्धन्य श है, और दोनों में ही छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है रे पर। तो परुष का मतलब होता है कठोर, और ये विलोम शब्द में भी पूछा जाता है। ठीक है, परुष का मतलब होता है कठोर, और परुष का विपरीत हो जाएगा मृदु या कोमल। तो परुष का मतलब है कठोर, और पुरुष का मतलब है, ये तो आपको पता ही है कि आदमी होता है। अब देखो, ये एक बार पीजीटी एस्टेट में पूछा गया था। अगर आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे, शायद ये 2016 में पीजीटी एस्टेट में पूछा गया था। तो प्रसाद और प्रासाद, दोनों में एक आ की मात्रा का फर्क है, बाकी सेम टू सेम है दिखने में। तो प्रसाद, प्रसाद का मतलब होता है कृपा, और प्रासाद, प्रासाद होता है महल। वैसे तो प्रासाद उसको कहते हैं महल के जो सबसे ऊंचे ऊपर वाला जो कंगूरा होता है ना, सबसे महल के ऊपर जैसे ऐसे 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 शेप के बने हुए होते थे ना, इसी टाइप के ये गुम्बद से, तो उन्हें कहते हैं प्रासाद। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है, इसे नोट डाउन कर ले, इस पे स्टार लगा लें। नेक्स्ट है परिणाम और परिमाण, इन दोनों में अंतर है। परिणाम का मतलब है नतीजा,
जो कि आपके परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए जाते हैं। तो ये परिणाम आपका रिजल्ट। और परिमाण का मतलब है नाप तोल। जब आपने विशेषण पढ़े होंगे तो परिमाणवाचक पढ़ा होगा। तो परिमाण का मतलब होता है मात्रा। बताइए आपको कि नाप तोल करके बताए कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में है। तो परिमाण का मतलब है मात्रा और परिणाम का मतलब होता है नतीजा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। पानी और पानी, अण है ये, पानी और पानी। तो पानी का मतलब सभी को पता है जल, और पानी ग्रहण संस्कार। आप जब भी आपने इनविटेशन कार्ड देखा होगा उस पर लिखा हुआ होता है पानी ग्रहण संस्कार, यानी कि जब हाथ वर वधू का एक दूसरे के हाथ में दिया जाता है तो उसे पानी ग्रहण संस्कार कहते हैं। पानी, तो इसका मतलब होता है पानी का मतलब हाथ। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसकी वीडियो बनाकर मैंने डाल रखी है, ये भी एस्टेट में पूछा गया था, प्रदीप और प्रतीप। अब इनमें से ना कोई भी शब्द आपके कहीं पर भी काम आ सकता है। प्रदीप का मतलब और प्रतीप का मतलब दोनों को अच्छे से समझ ले, इम्पोर्टेंट शब्द हैं, पेपर में पूछे जा चुके हैं। प्रदीप का मतलब होता है उल्टा, और प्रतीप का मतलब होता है, नहीं सॉरी मैंने उल्टा पढ़ दिया। प्रदीप का मतलब है दीपक। दीप, आप पीछे देखें, दीप का मतलब आप दीपक से ले तो आपको ये ट्रिक भी बन जाएगी कि कंफ्यूज नहीं होना है। प्र दोनों में है लेकिन पीछे वाले अक्षर को उठाएं आप। तो दीप का मतलब है ये दीपक, और प्रतीप का मतलब है उल्टा। ये याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको पहले से अंडरलाइन कर रखा है। नेक्स्ट शब्द है पवन और पावन। तो ये शायद सभी को पता है, पवन का मतलब होता है वायु और पावन का मतलब है पवित्र। नेक्स्ट है परीक्षा और परीक्षा। ये भी दोनों इम्पोर्टेंट शब्द हैं, एक में छोटी ई की मात्रा है और एक में बड़ी ई की मात्रा है। तो जिसमें छोटी ई की मात्रा है परीक्षा, तो ये है कीचड़, और परीक्षा ये जिसमें बड़ी ई की मात्रा है वो है इम्तिहान। ये परीक्षा वाले शब्द से भी सभी वाकिफ़ हैं, तो ये इम्तिहान है। और जिसमें छोटी ई की मात्रा है रे पर परीक्षा, वो है कीचड़। तो ऐसे शब्दों को आपको याद कर लेना, जैसे कि प्रतीप का मतलब उल्टा और परीक्षा का मतलब कीचड़। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। बाकी जो बच गए काफ़ी सारे, शायद एक वीडियो और बनेगी या 2 बनेगी, तो जो भी बनेगी मैं बना दूंगी। इतना उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले वाली वीडियो आपने देख ली होगी, नोट डाउन भी कर ली होगी और आपको याद भी हो गए होंगे। अगर आपने याद कर लिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैम हमने होमवर्क कर लिया है, नोट्स भी अपने बना लिए हैं, और आज की वीडियो ये भी आपको अपने नोट डाउन कर लेने हैं। धन्यवाद।